ओके, चेक द आंसर टू होमवर्क क्वेश्चन। सी अपील्स के जो 3 क्वेश्चन होमवर्क थे ना, उसका आंसर चेक करो। सी पहले ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 6 देखोगे ना, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सी मेरा प्लान देखो क्या है, ये सम को लाइन बाय लाइन रीड करके थोड़े घूम जाओगे तुम लोग, तो इसको मैं अपनी स्टाइल में पहले सम बता रहा हूँ क्या हुआ था। ये देखो, मैंने इसकी पूरी तैयारी करके रखी है। यार आई विल एक्सप्लेन कि क्वेश्चन में हुआ क्या था और ये लोग पूछ क्या रहे अपने को। ओके, तो सी ये क्वेश्चन है ना, इट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ केस ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशंस। अनिल अंबानी का था ना, रिलायंस जियो नहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी का था, लेकिन अभी वो नहीं रहा। ओके, तो ये रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर एक केस बेस्ड है। तो सी यहाँ पर मैंने जो XYZ लिखा है ना, वो रियल लाइफ में रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी का कंपनी था। तो सी इन लोग ने है ना, स्वीडन में कंपनी है, उससे सॉफ्टवेयर खरीदा था और सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट किया था। और इसको NR क्यों लिखा, क्योंकि स्वीडन की कंपनी मतलब दे आर नॉन रेसिडेंट। ओके, तो उन लोग सॉफ्टवेयर खरीदा था। अब इसमें पता है कंट्रोवर्सी क्या उठा, कि ये सॉफ्टवेयर का जो पेमेंट हो रहा है उसमें TDS काटना चाहिए कि नहीं। उसी पहले कुछ तुमको बेसिक नॉलेज देना पड़ेगा। एक रूल है, कभी भी नॉन रेसिडेंट इंडिया से कमाता है उसको TDS काट के ही देना पड़ता है। सी अपने देसी लोग होते हैं ना, भारत के देसी लोग, उन्हें तो क्या कुछ कुछ इनकम में TDS काट के देना पड़ता है, कुछ कुछ में नहीं लगता TDS। हर चीज पे TDS नहीं आता अगर हम किसी देसी बंदे को पैसा दे रहे। लेकिन नॉन रेसिडेंट को अगर इनकम पकड़ाई, हर इनकम पे TDS काटना ही पड़ता है। देयर इज वन सेक्शन 195, ये रूल है, याद रखना। बाकी अपने जो पढ़ते हैं ना, नहीं नहीं सर TDS तो कमीशन पे, प्रोफेशनल फीस, रेंट वगैरह पे, सी वो सिलेक्टेड चीजों वाला TDS, इट इज अ कॉन्सेप्ट फॉर रेसिडेंट पीपल। बट इफ यू आर डीलिंग विद अ नॉन रेसिडेंट, एवरी इनकम इज सब्जेक्ट टू TDS। तो इधर तो ये देखो, XYZ मतलब जो रिलायंस था रियल लाइफ में, उन लोग ने पैसा किसको दिया, नॉन रेसिडेंट को। हमने पेमेंट किया, लेकिन NR की तो इनकम बनी ना। और मैंने क्या बताया अभी अभी, एज पर सेक्शन 195 NR की हर इनकम पे TDS काटना चाहिए। बट इसमें एक पॉइंट है, प्रोवाइडेड वो इनकम इंडिया में लाइबल हो टैक्स के लिए। ओनली इफ द इनकम इज लाइबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया, तो इंडिया वाले TDS काटेंगे ना। लेकिन इधर झगड़ा ये हो गया कि डेल्टा की जो इनकम है ना, डेल्टा की इनकम ही है ना, सॉफ्टवेयर बेच के कमा रहा है ना, देखो, तो इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए कि नहीं, उस पर झगड़ा था। क्योंकि अगर टैक्सेबल होनी है तो TDS तो कटना ही है, उसमें कोई शक नहीं है, फिर तो TDS पक्का आएगा। लेकिन अगर ये डिसाइड हो गया, नहीं डेल्टा ने जो सॉफ्टवेयर दिया है उसमें जो उसने कमाया, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो अगर वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है तो फिजूल में TDS नहीं काटते। TDS इज व्हाट, इट्स अ टैक्स ऑन द इनकम ना, एंड ओनली इफ दैट इनकम इज लाइबल टू बी टैक्स्ड इन इंडिया तो TDS आएगा। तो इधर झगड़ा ही ये था। एक ओपिनियन क्या था कि ये डेल्टा को जो पैसा मिला है ना, ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, और टैक्सेबल ही नहीं है तो TDS नहीं आएगा। और दूसरा ओपिनियन क्या है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है तो TDS आना चाहिए। और पता है ये कैसे डिसाइड होता है, सुनो, एक रूल है, नॉन रेसिडेंट इंडिया में ना कभी भी गुड्स बेचने वाला काम करता है, गुड्स, तो ही विल बी टैक्स्ड इन इंडिया ओनली इफ ही हैज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। से तुम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा इधर, और ये सब नॉलेज तुमको डीप में आगे भी और मिलने वाला है। लेकिन मेरे को ये नॉलेज देके तुमको सम सिखाना पड़ेगा, और वह अल्टीमेटली ये सम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। मैं ये सब पढ़ाई बिगर शॉर्ट में सल्टा भी सकता हूँ, ये देखो ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन मैं क्या सोचा था प्रॉपरली समझाऊं, क्योंकि ये नॉलेज किधर ना किधर आगे काम ही आएगा। उसी ये कंट्रोवर्सी था ना कि डेल्टा की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं, तो उसके लिए एक रूल है, कभी भी नॉन रेसे इंडिया में गुड्स बेचता है, he will be taxed in India only if he has a permanent establishment in India। क्या रूल है, ओनली इफ ही हैज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया। तो पता है अनिल अंबानी की कंपनी ने क्या बोला, यार ये स्वीडन वाली कंपनी का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। यू नो व्हाट इज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। इट कैन बी अ ब्रांच, ऑफिस, दुकान, कुछ भी हो सकता है, फैक्ट्री मान लो, कोई ऐसी फिक्स्ड जगह होनी चाहिए तो ही उसको इंडिया वाले टैक्सेंगे। ओके, ये रूल है, पहले तुम लोग तो रूल का नॉलेज रखो।
और उसी रूल के बेसिस पे एसएससी ने झगड़ा चालू कर दिया कि भाई डेल्टा का तो इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है, उनका कोई फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, ना उनकी कोई ब्रांच है ना ऑफिस है, कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर ऐसा होना कि नॉन रेसिडेंट इंडिया में अड्डा जमा के बैठ जावे तो उसको इंडिया में टैक्स ना पड़ेगा। अड्डा जमा के बैठ जावे मतलब इंग्लिश में दे हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। हैविंग अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब इन लोग इंडिया में अड्डा जमा के बैठ गए, वो इंडिया वाले छोड़ेंगे नहीं, टैक्स मारेंगे। तो इधर रिलायंस वाले इन लोगों ने क्या बोला, भाई हमारी वो जो स्वीडन की कंपनी है उन लोग का इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, तो उन लोग को इंडिया में टैक्स ना सही नहीं है। लेकिन पता इधर आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा कि ये जो रूल है ना, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होगा तो ही इंडिया में ले उसको टैक्स मारेंगे। इट इज ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स वाला रेवेन्यू और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का रेवेन्यू। मीन्स अगर कोई गुड्स बेच के सर्विसेज प्रोवाइड करके कमा रहा है ना, तो ही ये रूल लागू होता है जो अभी मैंने बताया ना वो। लेकिन इधर एओ ने क्या बोला, ये सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है और उसके जरिए रॉयल्टी कमाया है। डेल्टा ने भारत से रॉयल्टी कमाया है। ये आर्ग्यूमेंट किसका था, एओ का। और पता है रॉयल्टी जैसी इनकम हो, इंटरेस्ट जैसी इनकम हो, डिविडेंड जैसी इनकम हो, उसमें हम लोग ये नहीं चेक करते कि उन लोग का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है कि नहीं। तो एओ ने क्या बोला, मेरे को भी नॉलेज है, मुझे पता है डेल्टा का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन वो सब बातें तो कब चेक करते, इफ द इनकम इज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स प्रोविजन ऑफ सर्विस। बट दिस इज नाइदर सेल ऑफ गुड्स नॉर प्रोविजन सर्विस, इट्स अ रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी इनकम इसे ये सब एक्चुअली तुम लोग बोले हमको कैसे मालूम पड़ेगा, सेक्शन 9 करके एक चीज है अपने सिलेबस में, मैं विस्तार में पढ़ाने वाला हूं। अभी क्या हल्का हल्का नॉलेज दे रहा हूँ, डरो मत, हम लोग को पहले से तो मालूम ही नहीं था। ये सेक्शन 9 में तुमको फॉर्मली पढ़ाने में आएगा। ये जो मैं प्रोविजन अभी बोल रहा हूँ क्या है, सेक्शन 9। तो सुनो इधर रूल है, लुक, 2 तरह की इनकम होती है, पीजीबीपी इनकम, अदर इनकम। पीजीबीपी क्या होता है, बिजनेस इनकम। तो अगर पीजीबीपी इनकम है ना, तो वी चेक इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो ही इंडिया वाले टैक्स देंगे। लेकिन अगर अदर इनकम से लाइक इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, तो इंडिया में उनको सीधा टैक्स लगेगा, चाहे उनका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो कि ना हो। तो इधर यही बहस हुई थी। एसएससी का क्या कहना था, अरे एक तरह से सॉफ्टवेयर बेचा मतलब गुड्स ही बेचा ना, और गुड्स बेचते तो इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो तो ही टैक्स आता है। लेकिन इन लोग का तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है ही नहीं। तो ये देखो, ये एसएससी का स्टैंड ये था, देखो ना इधर, एसएससी सेड दिस ट्रांजैक्शन इज प्योर सेल ऑफ गुड्स। एसएससी है ना, ये सॉफ्टवेयर को गुड्स की तरह मान रहा था, जैसे कोई घड़ी बेचता है, मोबाइल बेचता है, कपड़े बेचता है, सॉफ्टवेयर बेचा, कोई सामान बेचा है। तो एसएससी का मेंटालिटी क्या था, दिस सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक अ गुड्स, एंड सेल ऑफ गुड्स में क्या है, द इनकम विल नॉट बी टैक्स्ड इन इंडिया बिकॉज डेल्टा, वो स्वीडन की कंपनी, दे डू नॉट हैव पी इन इंडिया। और जब टैक्स ही नहीं आएगा तो ये रिलायंस वाले थे, रिलायंस, वो लोग क्या, हम टीडीएस क्यों काटे, हम क्यों काटे टीडीएस, जब ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस आना नहीं चाहिए। ये एसएससी का स्टैंड था। लेकिन स्क्रूटिनी में सामने यो बैठता है ना, तो यो ने क्या बोला, दोस्त तेरी बुद्धि थोड़ी खराब हो गई है, ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है, ये क्या है देख। अभी एओ का दिमाग चला, एओ बोला भाई तू सॉफ्टवेयर को साधारण गुड्स मत समझ, घड़ी, कपड़े, ऐसे मोबाइल वोबाइल बेच दिया है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इज इन्वॉल्विंग सम इंटेलेक्चुअल राइट्स, प्रॉपर्टीज। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, बुद्धि से, दिमाग से, उसके अंदर कोडिंग वोडिंग करके थोड़ा इंटेलेक्चुअल चीज है ना। और अपने इंटेलिजेंस का किसी से पैसा मांगते तो रॉयल्टी होता है। ये एओ का कहना था, अरे रॉयल्टी का मतलब यही है, आज अगर मैंने कोई अपने इंटेलिजेंस से, कुछ क्रिएटिविटी से कुछ दिमागी रचना रची है, तो मेरे इंटेलिजेंस का पैसा इस रॉयल्टी। तो ये एओ का स्टैंड था कि भाई सॉफ्टवेयर है ना, ऐसे कोई मशीन में गुड्स की तरह नहीं बनता है, इट इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस किसी का यूज करते हैं, उसके पेमेंट करते हैं, तो इट इज अ रॉयल्टी। तो ये एओ का स्टैंड था। और रॉयल्टी इनकम में ना सेक्शन 9 जो है ना लॉ में, वो ऐसा नहीं बोलता कि इंडिया में पीई होगा तो ही टैक्स देंगे, पीवी होवे, सॉरी पीई होए कि ना होए,
उसको इंडिया वाले टैक्स मारेंगे। ओके ये कंडीशन है ना, जो पी होगा तो इंडिया में टैक्स लगेगा। इट इज ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजनल सर्विस रेवेन्यू। बट एओ बोल रहे हो आई एम नॉट कॉलिंग दिस अ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन सर्विस, इट्स अ रॉयल्टी ट्रांजेक्शन। एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट डिविडेंड ट्रांजेक्शन में वी डोंट चेक व्हाट पी है कि नहीं, तो वो तो टैक्स आना चाहिए, ये एओ का कहना था। और टैक्स आना चाहिए तो टीडीएस भी काटना चाहिए। और ये XYZ कौन था, रिलायंस वाले, तुमने टीडीएस नहीं काटा तो उसका जीना आराम कर दिया। ये झगड़ा हुआ था, ये देखो। तो अकॉर्डिंग टू एओ द इनकम इज टैक्सेबल इवन इफ द एनआर हैज नो पी इन इंडिया एंड इट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस। टीडीएस आना चाहिए, ये झगड़ा चल रहा था। तो पहले झगड़ा समझा क्या है, तो सी इसमें राइट कौन है रॉन्ग कौन है बाद में बताऊंगा मैं तुमको। फिर ये झगड़े में आगे क्या हुआ मालूम है, एओ ने तो अपने हिसाब से ऑर्डर पास कर दिया। सी कभी बहस होती तो अल्टीमेटली एओ ही अपनी टांग ऊपर रखेगा ना। तो एओ ने क्या किया, ऑर्डर पास कर दिया कि भाई तुमने रॉयल्टी का टीडीएस नहीं काटा, गलत किया है, ऐसे ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी को खराब लगा, एसएससी बोल रहा है, एसएससी कौन था इधर, रिलायंस वाले अनिल अंबानी, बोले किस बात का इस पे टीडीएस आता ही नहीं है। उन लोगों को तो ये स्टैंड था, तो उन लोगों ने अपील की। अपील कहाँ करते, सीटा में। तो सीटा ने उसके फेवर में जजमेंट दिया, नॉट बिकॉज अनिल अंबानी था। सीटा को भी लगा हाँ यार ये तो यार कोई गुड्स बेचा हुआ ट्रांजेक्शन है, और कोई गुड्स बेचता तो इंडिया वाले कब टैक्स देंगे, अगर इंडिया में पी है तो इधर तो पी नहीं है, तो इस पर टैक्स नहीं, टीडीएस नहीं आना चाहिए। मतलब सीटा ने एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया, एसएससी जीत गया, यस। फिर बाद में एसएससी की जीत, डिपार्टमेंट की हार, हारा हुआ डिपार्टमेंट काउंटर अपील किया, किधर, आईटैट में, आईटैट में अपील किया। ओके और आईटैट में जो अपील किए ना, तो आईटैट ने एओ के फेवर में जजमेंट दे दिया। आईटैट ने बोला बराबर है यार, ये तो रॉयल्टी है, सॉफ्टवेयर को ऐसा कोई घड़ी मोबाइल कपड़े लत्ते जैसा सादा गुड्स में समझो, सॉफ्टवेयर इज हैविंग सम इंटेलेक्चुअल थिंग्स, तो द ट्रांजैक्शन इज इन द नेचर ऑफ रॉयल्टी। तो इस पे तो चाहे इंडिया में पी हो कि नहीं हो टैक्स आना ही चाहिए। तो ये आईटैट ने ओपिनियन दिया, ये देखो इधर क्या लिखा है, आईटैट ने किसको फेवर किया, एओ को। तो एसएससी को भी खराब लगा, पागल होगी क्या आईटैट। तो एसएससी ने आईटैट को बोला जरा इसको रिकंसिडर करो, आपसे कुछ सिली मिस्टेक होगी लग रहा है, ये गलत है, आपने सोच सब बुद्धि नहीं है आप में यार, मैं रिलायंस हूं, अनिल अंबानी, मजाक कर रहे तो। बट इन शॉर्ट एसएससी ने आईटैट को बोला थोड़ा इसको रिकंसिडर करो, क्योंकि आईटैट ने जजमेंट देके एसएससी को हरा दिया ना। तो फिर आईटैट को उसने अप्लाई किया, और साइड बाय साइड इन लोग ने क्या हाई कोर्ट में भी अपील कर दी। आईटैट को रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, और हाई कोर्ट में इसलिए अपील की क्योंकि आईटैट ने अपने को रुला दिया। आईटैट गेव अ जजमेंट विच वाज इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट, तो एसएससी हाई कोर्ट में अपील भी कर दिया, प्लस उसने आईटैट को भी बोला थोड़ा रिकंसिडर करो, क्योंकि अपेरेंट मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन तो कर सकते हो ना। एसएससी ने बोला अपेरेंट मिस्टेक, और आईटैट ने बोला ठीक है चलो हम रिकंसिडर करते हैं। और रिकंसिडर करने के चक्कर में ना उन्होंने केस को पूरा रीयर कर दिया, पूरी सुनवाई वापस की, उन लोगों ने जजमेंट ही बदल दिया अपना। क्या जजमेंट बदला, जो इन लोग एओ के फेवर में थे ना, एसएससी के फेवर में चले गए। दल बदलू, दल बदलू मतलब उसने पार्टी बदल दी। पहले एओ के फेवर में जजमेंट दिया, रॉयल्टी है बराबर है, लेकिन एसएससी ने अप्लाई किया, जरा देखो ना ध्यान से देखो ना, तो देखो के चक्कर में उन्होंने वापस हियरिंग किया, ये किया, पूरा जजमेंट ही बदल दिया, और एसएससी के फेवर में जजमेंट दे दिया। और एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया ना, तो किसको खराब लगा, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाले आईटैट पागल हो गई है, यू कैन नॉट चेंज योर जजमेंट, एक बार जो मैंने कमिटमेंट की उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, ऐसा होना चाहिए आईटैट का। तुमने जजमेंट देके जजमेंट बदल कैसे दिया। तो इस बात का सीन खड़ा कर दे किसने, डिपार्टमेंट ने। तो फिर फाइनली कंक्लूजन क्या आया कि आईटैट ने बहुत गलत किया, दे कैन नॉट रिव्यू। तो सी इधर क्वेश्चन में यही पूछा है आईटैट ने जो अपना जजमेंट बदला वो सही है कि गलत है, गलत है। तो सी इतनी लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में पॉइंट तुमको पढ़ाया हुआ था, किधर पोस्टर के अंदर आर था, पोस्टर में आर क्या था, रिव्यू एंड रेक्टिफिकेशन। चलो कोई अपेरेंट मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, मतलब जिससे कोई जजमेंट नहीं बदल रहा है, अरे यार सिली मिस्टेक, दैट इज ओके। इधर तो एक बार जजमेंट ऐसा दिया, फिर जजमेंट ही पलटी हो गया, पूरा जजमेंट चेंज कर दिया, तो रिव्यू है,
वो तो अलाउड ही नहीं है, वो इन लोग ने रियल लाइफ में किया था। तो अपने को आंसर में यही लिखना है कि भाई ये लोग अपना जजमेंट चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब सुनो, अब तुम लोग का एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। तो आईटेट ने जो किया वो तो गलत है, अपना जजमेंट बदल नहीं सकते, बराबर है। पर सर इधर एक्चुअली सही क्या है, मतलब ये इधर एक्चुअल में सच क्या है? सुनो, ये चीज को रॉयल्टी बोलना नहीं बोलना डिपेंड करता है। ओके, सी आज अगर मैं तुमको है ना MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर देता हूं, अरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, वो सॉफ्टवेयर तुमको बेच रहा हूं, तो यूज करते रहो, फिर देन इट्स अ सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि यू आर गेटिंग द राइट ओनली टू यूज इट, नॉट टू फर्दर सेल इट, कॉपी इट एंड डू इट फर्दर। सी आज सॉफ्टवेयर मतलब जैसे अपने ऑफिस में होता है ना वो यार MS ऑफिस वगैरह, वर्ड, एक्सेल वगैरह, तो वो भी हम लोग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, लाइसेंस्ड कॉपी भी खरीदते हैं, लेकिन वो सेल ऑफ गुड्स होता है। क्यों? कि उसमें अपने को जो सॉफ्टवेयर मिला है अपने को अपने सेल्फ यूज के लिए मिला है, उसको हम लोग कुछ चेंज करके, वेरीफाई करके, उसको बेच के, कॉपी करके अपने धंधा थोड़ी कर सकते, अपने यूज के लिए मिलता है। तो ऐसा होता है ना, देन इट्स अ सेल ऑफ गुड्स। बट अगर रियल लाइफ में क्या होता है, मैं रिलायंस को जो सॉफ्टवेयर मिला था, रिलायंस को वो सॉफ्टवेयर ऐसा था ना, उसमें इन लोग को पूरा प्रोग्रामिंग का कोड होता है ना, वो तक मिला था, उनको ये राइट्स भी मिला था कि इसका जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है ना उसमें पहले कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग भी दे दिया था, उसको तुम चेंज कर सकते हो, मतलब इसको तुम कॉपी करो, वेरीफाई करो, मॉडिफाई करो, जो करना है करो, ऐसा खाली यूज करने को ही नहीं दिया था। सी दो चीज, सॉफ्टवेयर खाली यूज ही करने मिल रहे हैं तो किसी ने गुड्स बेचा, सामान बेचा है। लेकिन रिलायंस के केस में एक्चुअली क्या हुआ था, उनको जो सॉफ्टवेयर मिला था वो खाली यूज करने तक उनका राइट सीमित नहीं था, यूज के अलावा मॉडिफाई कर सकते। एक्चुअल ऐसा बोला था, सोर्स कोड मिल गया था, सोर्स कोड मतलब प्रोग्रामिंग का पूरा लैंग्वेज ही दे दिया था, आप इसके अंदर चेंज करके सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, कॉपीज बना सकते हो, बेच सकते हो, जो करना है कर सकते हैं। फिर तो अपने को किसी ने कॉपीराइट जैसा दे दिया है, देन इट इज रॉयल्टी। और एक्चुअली रॉयल्टी था रियल लाइफ में। लेकिन क्वेश्चन इसमें नहीं बना है ना, क्वेश्चन बच्चों को ये थोड़ी पूछ रहा है, बच्चे बताना रॉयल्टी है कि नहीं, वो नहीं पूछ रहा है। इधर बच्चों में कौन सा नॉलेज टेस्ट किया रहा है, आईटेट ने जो अपना जजमेंट बदला वो सही है कि नहीं वो बोल तू, बाकी दुनियादारी छोड़, हमको ये नहीं तेरे को पूछना है कि रॉयल्टी है कि नहीं, ये तो मैं तुमको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तुमको माइंड में आएगा इससे बता रहा हूं कि रियल लाइफ में रॉयल्टी था, रियल लाइफ में रॉयल्टी था, और ये ही सही था। क्यों रॉयल्टी था? बिकॉज ये सॉफ्टवेयर वॉज ऐसे नहीं कि सॉफ्टवेयर लेके हम खाली यूज ही करेंगे, जैसे अपने ऑफिस में सॉफ्टवेयर टैली वैली का होता है, अपने तो खाली यूज ही करते, वैसा नहीं था। अपने को सॉफ्टवेयर मिला, उसके साथ एडिशनल राइट्स मिले, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द सॉफ्टवेयर we were having the rights to modify the software, further make copies and sell, so many other rights were there, so it was in the nature of royalty in real life anyways। but वो सब एग्जाम में मत लिखने है ना, वैसे भी क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में कि रॉयल्टी माना जाएगा कि नहीं, तब ये नॉलेज डालो। बट इधर क्या पूछा था, जो भी कहानी थी आईटेट ने सही किया है क्या? नहीं, जजमेंट बदलना सही नहीं है। yeah. yes. चीटिंग है ना, सुनो इधर लुक, अभी देखो मेरे नोट्स का एग्जांपल देता हूँ, मैं इतनी मेहनत से नोट्स बना रहा हूँ, ओके, और मैं अपनी नोट्स बना के जो मेरी बुक बनती है, सुनो, नोट्स मेरी मेहनत है, रात रात भर जाग जाके करता हूँ, बहुत एक्चुअली मेहनत लगती है, तो उधर मेरा इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, क्रिएटिविटी है। अब मैं अपनी बुक तुम लोग को बेच दूँ तो वो रॉयल्टी ने गुड्स बेचा है, क्यों? क्योंकि तुम बुक यूज करो, पढ़ो पढ़ो, बस बुक यूज करने का पावर है तुमको, यूज इट फॉर योर एग्जाम। पर अगर बच्चे को बोलो ये तू बुक यूज कर, तू खुद भी पढ़ाने में यूज कर, दूसरों को पढ़ा, ये कर वो कर, है ना, इसको तू आगे जाके बेच, तेरे नाम से बेच, इतना सब दे दिया, तब वो रॉयल्टी ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन पता है मार्केट में तो ऐसी चीटिंग चल रही है ना कि मैं तुमको मेरा बुक दे दूं ना, तुमको मैं राइट ना भी दूं तो भी तू करेगा, वो पायरेसी बोलते हैं, चीटिंग है, ओके, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट। आइडियली कायदे के हिसाब से क्या होता है पता है, मैंने अपना तुमको बुक दे दिया, तू खाली यूज ही कर रहा है तो गुड्स दिया है,
लेकिन अगर मैं बोल रहा चल मैं अपना पूरा नोट्स मेरे कंप्यूटर में जो भी वर्ड फाइल्स वगैरह नोट्स की है पूरा आईपैड का नोट्स तेको ऐसे ओपन कॉपी दे देता हूँ, तू इसको खुद भी यूज कर, लोगों को पढ़ाने में यूज कर, तू खुद पढ़ा के पैसा छाप, जो करना है कर, मतलब तुमको उससे कमाने की भी राइट्स दे रहा हूँ फर्दर, देन इट इज अ रॉयल्टी ट्रांजेक्शन। ओके, बट ये ऑफिशियली आई शुड गिव यू, बट आज की तारीख में तो है ना इतना लूज चल रहा है इंडिया में, मैं तुमको राइट नहीं दूं तो भी तू करेगा, वो भी तुम करोगे, बट वो चीटिंग है। ऐसे तो कितने लोग मेरी नोट्स लेके यूज करके इन लोग पढ़ा के दे आर यूजिंग इट, बट ऑफिशियली आई एम नेवर गिवन द राइट्स टू एनीवन ना, बट दैट इज अनऑफिशियल, बट आई एम जस्ट रिलेटिंग एन एग्जाम्पल कि बच्चों को मैं बुक दे रहा हूँ तो मैं सेल ऑफ गुड्स कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे को बोलो ले मेरी बुक ले, तू तो पढ़, इसके अंदर तू चेंजेस करके पढ़ाने में भी यूज कर, तू भी इससे पैसा कमा, तब वो रॉयल्टी ट्रांजेक्शन हो जाता है। ओके, एनीवेज द व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस क्वेश्चन, आईटैट ने जो किया गलत किया। ये देखो इधर सी मैं तुमको है ना कुछ वर्ड्स बताना चाह रहा हूँ जो तुम लोग को समझ नहीं पाएंगे, ये देखो ऐसा, लुक हियर, इधर है ना ये डट्टा करके लिखा था ना, सी देयर आर सर्टन वर्ड्स जो तुमको बताना, ये क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सी ये दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट में भी इन लोग लिखते हैं कि भारत वाला स्वीडन वासी को तभी टैक्सेगा जब स्वीडन वाले लोगों का भारत में पीई हो, ऐसा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स में लिखते हैं लोग। सी डट्टा इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, तो वो कंट्रीज लोग एग्रीमेंट बनाते उसमें टर्म्स लिखते हैं कि इंडिया तू हमारे स्वीडन के बंदे को टैक्स कब मारेगा, अगर इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो, खास करके गुड्स और सर्विस बेचने का रेवेन्यू हुआ, हाँ बाकी रॉयल्टी इंटरेस्ट वगैरह हुआ तो डायरेक्ट टैक्स मारो, ऐसे टर्म्स लिखे हुए तो क्या है, असेसी ने क्या वो लिया पॉइंट कि देखो इंडिया स्वीडन के बीच में एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट में भी लिखा है कि इंडिया वाला तभी टैक्स देगा जब उन लोग का इंडिया में पी हो, लेकिन उनका तो इंडिया में पी नहीं है, बोले ऐसा कुछ लिखा हुआ इधर। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डट्टा क्या होता है, उसमें भी टर्म्स लिखे होते हैं कि एक देश दूसरे देशवासी को कब टैक्स कर सकता है कब नहीं कर सकता। ओके, फिर एक और चीज मेरे को लैंग्वेज का खाली इशू आता है कोई जगह, ये 10% क्यों लिखा है मालूम है, 10% रॉयल्टी इनकम पे टीडीएस ही है, लेकिन वो पहले था, आज की तारीख में अभी 20% हो गया। ये जो रॉयल्टी वॉयल्टी जैसी चीज होती है ना, फॉरेन वाले इंडिया से रॉयल्टी कमाते, उसमें पहले टैक्स ही 10% लगता था, टीडीएस भी 10% था, अभी वो फिलहाल 20 हो गया है। लेकिन डरो मत, ये सब तुम लोगों को कब पढ़ाने में आएगा, एक एनआर टैक्सेशन करके अलग चैप्टर है, तुमको अभी लगेगा कि ये सब मुझे पता नहीं, यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टेड टू नो, दिस इज अर्ली, थोड़ा मैं अर्ली स्टेज से बता रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि 10% जैसा वो रिलायंस का जब केस हुआ अनिल अंबानी का, उस वक्त रॉयल्टी पे 10% टैक्स ही था, तो एओ ने बोला भाई 10% देखो टीडीएस काटना था, ऐसा एओ ने बोला, एओ का तो वही स्टैंड था ना पहले। फिर बाद में देखो क्या लिखा था, हाँ ये वर्ड बताना था, देखो सी मैं कुछ कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ जिसके शायद तुम लोग मीनिंग नहीं समझे होंगे। इधर क्या लिखा था, ट्रिब्यूनल अपेल्ड, अपेल्ड का मतलब सपोर्टेड। सी स्टार्टिंग में आईटैट ने क्या किया था, ओरिजिनली आईटैट क्या किया था, एओ के फेवर में गया था ना, वो बाद में उसने दल बदल ली, दल बदलो बोला था ना, लेकिन पहले तो उसने एओ के फेवर में था, और एओ का फेवर करना मतलब आईटैट अपहेल्ड, सपोर्ट किया, ये अपहेल्ड करना मतलब सपोर्ट, ये कहीं लिख के रख देना चाहिए तुम लोग को ये, तो ये अपहेल्ड, ये अब पढ़ो देखो, ट्रिब्यूनल अपहेल्ड द ऑर्डर पास बाय एओ, मतलब एओ ने जो किया उसको फेवर किया, उसको सपोर्ट किया। ओके, फिर और कौन सा वर्ड था, नहीं हाँ ये मिसलेनियस एप्लीकेशन। सी हम लोग आईटैट में रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना, अरे था ना पोस्टर है, आईटैट रिव्यू नहीं कर सकते, रेक्टिफिकेशन तो कर सकता है, लेकिन रेक्टिफिकेशन तो कब कोई सिली मिस्टेक हो तो ना, तो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन जब करते हैं ना रियल लाइफ में उसको मिसलेनियस एप्लीकेशन बोलते हैं, मतलब ये वर्ड है ना एम आई इंग्लिश में डाल दिया वैसा नहीं है, ये ऑफिशियल टर्म है। whenever they write miscellaneous application it means rectification application, मीन्स असेसी तो रेक्टिफिकेशन के नाम की एप्लीकेशन किया था, लेकिन आईटेड रेक्टिफिकेशन तो छोड़ रिव्यू ही कर दिया। ये देखो लिखा है ना, दे रीहर्ड द एंटायर अपील,
रीहर्ड मतलब पूरा केस वापस खोल के री हियरिंग की, ओके। एंड रिकॉल्ड, यही आईटेट से बड़ा पाप हुआ था। रीहियर करना, रिकॉल करना, रिव्यू करना, सब एक ही वर्ड है, रट लो ना प्लीज। टू रीहियर, टू रिकॉल, टू रिव्यू, ऑल आर सेम। मतलब क्या है? जजमेंट बदला, तो वो गलत था। इधर रिट पेटिशन जैसा भी लिखा था, इसके बारे में नॉलेज दूंगा क्या होता है। सी मैंने ना मेन में ऐसे वर्ड बताया जो मुझे पता है बच्चा शायद वो समझ ना पाएगा, वो वर्डिंग्स भी तो समझना चाहिए। पेपर में अपने को वर्ड ही नहीं समझा तो क्या आंसर डिलीवर करेंगे, ओके।